हम अमन चाहते हैं पर जुल्म के खिलाफ यदि जंग लाजमी तो जंग ही सही। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष का सोशल मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और ये जो शेर मैंने पढ़ा, इस वक्त यही हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद लगातार दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। निरंतर नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर न्यूज़ चैनल्स की माने तो किसी भी वक्त जो है वो दोनों देशों के बीच जंग जो है वो शुरू हो सकती है। इस तरीके का माहौल जो है वो दोनों देशों के बीच बना हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए ताज़ा डेवलपमेंट्स क्या हैं, भारत सरकार की क्या तैयारी है, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदित्य जी मौजूद हैं स्टूडियो में। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले दर्शकों के लिए आप बताइए कि करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। देखिए, करंट डेवलपमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आज प्रधानमंत्री के निवास पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए। वहाँ करीबन 45 मिनट की मीटिंग चली और उनको ब्रीफ किया गया कि अभी बॉर्डर में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 4 दिन से लगातार पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेट कर रहा है। आपने ये भी देखा कि वहाँ पर जो है गोलाबारी चल रही है, स्मॉल आर्म फायर हो रहा है अभी, लेकिन 4 साल से वहाँ पर सीज़ फायर था, गोलियाँ नहीं चल रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लेकिन अचानक जो है पिछले 4 दिन से पाकिस्तान वहाँ पर फायरिंग कर रहा है और इंडिया उसका मुकाबला कर रहा है। साथ ही हमने देखा कि कैसे डिप्लोमेटिक स्टेप्स जो है भारत ने लिए और अभी जो है सेना, नेवी और एयरफोर्स जो है इसका आंकलन कर रही है कि अलग अलग जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जंग की जो बहुत लोग बात कर रहे हैं, बात करना आसान होता है, लेकिन जंग जो है असलियत में बहुत मुश्किल होता है और जो है लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जंग होगी या जंग होनी भी चाहिए, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन जो है, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एक लिमिटेड होगा और एक लिमिटेड स्ट्राइक ज़रूर होगी पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि इस बार आप देखिए कि पुलवामा में जो है, जो वर्दी में सीआरपीएफ के लोग थे वो मारे गए थे। इस बार 79 सिविलियंस को मारा गया है और 26 सिविलियंस को मारा गया है, 17 इंजर्ड हैं। एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और इसका जवाब तो एक कठोर मिलिट्री स्ट्राइक ही रहेगा। आज सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पक्ष विपक्ष अभी कांग्रेस ने भी आज अपनी एक लाइन साफ की, पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि आप ऐसी बयानबाजी से बचो, पार्टी लाइन पर चलो। पक्षावर पार्टी की बात करें तो वहाँ से भी आवाज़ उठ रही है कि बड़ा एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री का बयान है जो बिहार में उन्होंने दिया। जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है और भारत ने जो कदम उठाए, उसके बाद पाकिस्तान ने भी कड़े फैसले लिए। पहले मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का माहौल मीडिया के ज़रिए और तमाम आम जनमानस में, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो लगातार कमेंट आ रहे हैं, एक छोटे से पोस्ट पे भी पाकिस्तान से जुड़े कमेंट आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का नैरेटिव, मतलब तुरंत जनता चाहती है कि युद्ध हो या भारत जवाब दे? कैसे आप इस सब को देखते हैं? देखिए, लोगों का गुस्सा तो जायज़ है। अगर आप एक हिंदुस्तानी भारत के नागरिक हैं और इतना बड़ा हमला आपने होते हुए देखा, आपने वो निहत्थे लोगों की लाशें देखी जिन पर सर पे गोलियां लगी हुई थीं और उनके परिवार वाले डर से सिमर गए थे, पूरी तरीके से कुछ कर नहीं पा रहे थे। और अभी नए वीडियोस आ रहे हैं जिसमें पूरा वहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं पर भी उनको कवर लेने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो लोगों का रोष जो है, गुस्सा जो है, जायज़ है और सरकार से भी वो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार की जो एक ये जो है भूमिका बंदी है पिछले 10 साल से, वो ये है कि एक टफ़ गवर्नमेंट है। वो डिफेंस के मामले में, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में टफ़ है। तो लोग बोल रहे हैं कि अभी ऑलरेडी जो है 5 से 6 दिन हो गए हैं, लेकिन आपका जवाब कहाँ है? आप जवाब कब देंगे? तो डिप्लोमेटिक स्टेप्स तो ठीक है, लेकिन जब आतंकवादी हमला होता है उसमें आप कूटनीतिक स्तर पे सिर्फ आप जवाब दे रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है। आपको जो है, इतनी बड़ी आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसको इस्तेमाल करके एक वेल कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देना चाहिए। प्रेशर में आके भी नहीं देना चाहिए, जल्दबाजी में भी नहीं देना चाहिए, अपने हिसाब से देना चाहिए। वो 1 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन जवाब ज़रूरी है। दूसरा, प्रैक्टिकल सवाल जो है वो ये है कि अब बहुत बड़ा फैसला है। अगर हम भारत कोई भी जवाब देता है तो सामने से भी पूरी तैयारी है, तो हमें समय के हिसाब से एक खास तैयारी के साथ जवाब देना चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे ये आदित्य सर कि सिंधु जल समझौते को लेकर जो बात हुई है, उसका असर, उस पर बहुत सारी खबरें हैं कि भारत इतना केपेबल नहीं है अभी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत कैपेबल नहीं है वो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेली सस्पेंड करना ही बहुत बड़ी बात है। वो लीगल इम्प्लिकेशंस जो हैं उसके कुछ भी नहीं हैं, अंडर द लीगल फ्रेमवर्क किया गया है। और मैं आपको ये भी कहूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी तो ठीक है, लेकिन जो चिनाब है, चिनाब से जो पानी पंजाब में जाता है और चिनाब अगर वो रोक दी जाए, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उससे 2-3 ज़िलों में पंजाब के फ्लड ज़रूर आ सकता है और वो बर्दाश्त हम कर सकते हैं।
लेकिन जो पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ पर 40% जो पॉपुलेशन है उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, और दूसरा जो पूरा एग्रीकल्चर है और इरिगेशन है उसकी हालत बहुत ख़राब होगी। आपने पिछले सवाल मुझसे एक पॉलिटिकल इस पर पूछा, उसमें मैं बहुत ज़रूरी ये बोलना चाहूँगा कि 3 बहुत अच्छी चीज़ें अभी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ तो आज ही हुई है, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा स्पीच जो है असेंबली में दिया। एक तो रेजोल्यूशन पास हुआ आतंकवादी हमले के खिलाफ, और उन्होंने बोला कि मेरी जो राजनीति है वो इतनी नीची नहीं है कि मैं जो है स्टेटहुड मांगूं इन लाशों के ऊपर। तो स्टेटहुड नहीं मांगूंगा, हम सब यूनाइटेड हैं और हम आतंकवादी हमले को कंडेम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर थी। उसके अलावा जो हुआ है वो ओवैसी के जो स्टेटमेंट्स बार बार आ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ से जो है बिलावल भुट्टो की धमकी आई, यहाँ से ओवैसी ने उसको जवाब दिया और कहा कि भाई आप पाकिस्तान और आईसिस में कोई फ़र्क नहीं है। और जो है मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इसमें पहल लेनी चाहिए। जो डिप्लोमेसी हमारी चल रही है उसके तहत एक डेलीगेशन जो है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन उनको सऊदी अरब, यूएई और मुस्लिम कंट्रीज़ में भेजना चाहिए, जहां मुस्लिम समाज को समझाना चाहिए कि ये इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद है जिससे भारत जूझ रहा है, और सऊदी अरब और यूएई को भी इसका पता है, और तभी वो चाहते हैं कि ऐसे लोग उनके देश में ना आएँ। इंडस वाटर ट्रीटी पर आपने जो बात कही उसमें हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि पाकिस्तान की 90% जो कृषि उत्पादन है वो सिंधु नदी के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। चाइना के रोल की सर एक बात शुरू हो गई है कि चाइना पाकिस्तान के साथ है, इस तरह की कभी जो है वो खबरें आ रही हैं, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, चाइना तो पाकिस्तान के साथ खड़ा ही है, बहुत सालों से खड़ा है। इनफैक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है चाइना का पाकिस्तान में, और जो है चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स कहते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसमें एक टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, और चाइना इंक्रीजिंगली चाहता है कि भारत के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे हों। और क्योंकि जो ये टैरिफ वॉर है उसमें बहुत सारी कंपनीज जो चाइना में हैं वो इंडिया की तरफ रुख कर सकती हैं। तो इस टैरिफ वॉर में वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ संबंध अच्छे हों। अमेरिका के साथ तो ऑलरेडी ये टैरिफ वॉर चल रहा है, और हिंदुस्तान ये चाहता है कि हम संबंध अच्छे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो कहते हैं, हमें जो कमिटमेंट्स देते हैं वो बॉर्डर पे दिखने भी चाहिए। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर जो आप जगहें कब्जा करते हैं या ट्रांसग्रेशन करते हैं या इनकर्जन करते हैं वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। वहाँ पर एक जो है अग्रीमेंट करना पड़ेगा मिलिट्री के साथ। अगर आप वो करते हैं और हमें दिखता है कि आप वो करते हैं तो तब डिप्लोमेटिक टाइज और बाकी सब कुछ नॉर्मलसी आ सकती है। लेकिन जो गलवान में हुआ और उसके बाद जो बार बार चाइना जो है स्टेटमेंट्स देता रहा, उससे एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करेगा, लेकिन हाँ, 2 ऐसे देश हैं चाइना और टर्की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या इंटेलिजेंस है या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत जो है पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। कल ही हमने देखा कि करीबन 6 ऐसे विमान टर्की से जो है पाकिस्तान में गए, C-130J हरक्यूलिस, और इसमें डिफेंस कार्गो जो टर्की से है वो पाकिस्तान को मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा सर अभी जैसे आज जो राफेल की डील हमारी हुई है फ्रांस के साथ, खबरें हैं मीडिया में कि एकाएक भारत ने ये डील की है, तो क्या ये ऑलरेडी प्लान डील थी या इसी सिचुएशन को देखते हुए ये डील फिलहाल अंजाम में लाई गई है? नहीं, देखिए, ऐसी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती। इसमें बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस होता है, बातचीत होती है। हम अपना रुख दिखाते हैं कि भैया हमें ये सब चीज़ें चाहिए, वो वहाँ से कहते हैं कि हम ये प्रोवाइड कर सकते मैं हैं। सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसी हेडलाइंस के बाद जंग की जो हेडलाइंस होती है उनको थोड़ा सा बल मिलता है, तो उसकी दर्शकों की आसानी के लिए समझाने के लिए सवाल आपसे। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि ये डील इस वक्त हुई है तो उससे मैसेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है कि भाई हमारा जो डिफेंस पूरा आर्किटेक्चर है, हमारी जो इंडियन नेवी है, वो उसके पास लेटेस्ट वेपन्स भी हैं, लड़ाकू विमान भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, और ऐसे फ्लीट भी हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। तो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग जाता है। लेकिन ये जो पूरी डील है इसका एक टाइमलाइन होगा, करीबन 2 साल, 3 साल, 5 साल भी हो सकता है, जिसमें वो लोग ये राफेल जो है प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो या इजराइल हो, इनके साथ हमारे जो डिफेंस की संधियां हैं, जो अग्रीमेंट्स हैं, वो बहुत ही मजबूत हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। और बहुत लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इजराइल को भी ब्रीफ किया गया है, इजराइल के राजदूत को ब्रीफ किया गया है, रूबेन अज़ार को। और जिस दिन ये ब्रीफिंग हुई उसी दिन रूबेन अज़ार डिफेंस सेक्रेटरी को भी मिले, लेकिन ये पता नहीं चला या बातचीत सामने नहीं आई, ये मीटिंग हुई क्यों। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ये भी पता चला था कि अटकलें लगी थी कि हिंदुस्तान ने जो है इजराइल की मदद की है, जो ये हमास के साथ जंग चल रही है। तो क्या अब इजराइल हमारी मदद करेगा, ये देखना लाजमी होगा। पीओके पर बताया जा रहा है कि आतंकवादियों को बंकरों में रहने के लिए बोला गया, कुछ देर पहले की खबर है, इस पर कोई अपडेट आपके पास?
देखिए, जब एफएटीएफ का एक प्रेशर कुछ साल पहले लगा था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके बाद जितने भी ये आतंकवादी खुले घूम रहे थे, खासकर जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, लश्कर तोयबा के, जैश ए मोहम्मद के, इन सबको अंडरग्राउंड कर दिया। ये एक सोची समझी रणनीति है पाकिस्तान की, ये इसमें नया नहीं है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आतंकवादी जो हैं खुलेआम सिटीज़ में वहाँ पर घूमते हैं और उनका चलता है। उनके ऐसे बेस हैं, उनके अलग अलग सेंटर्स हैं जो अभी भी वहाँ पर चल रहे हैं, और एफएटीएफ का वहाँ पर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम हट भी गया। लेकिन आज भी जो संयुक्त राष्ट्र में डेजिग्नेटेड 126 कमेटी के आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बड़ा बदलाव है आया है। हाँ, पाकिस्तान ज़रूर ये कहता है कि ये कश्मीरी हैं या हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ग्लोबल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो अमेरिका की हो, ब्रिटेन की हो, रशिया की हो, उनको पूरे दस्तावेज के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ ये पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी उनको शह दे रही है। और साहब एक सवाल ये भी है कि पहलगाम में जो स्थिति है वो पहले से सामान्य होनी शुरू हो गई है। हालांकि आंकड़ा है कि 90% जो बुकिंग्स हैं टूरिस्ट की वो कैंसिल हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है, जैसे अतुल कुलकर्णी जो एक्टर हैं वो वहाँ पहुँचे, सोशल मीडिया पे काफ़ी तस्वीरें वायरल हुई, माहौल बनाया जा रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है, लेकिन वक्त लगेगा, आपको लगता है? देखिए, वक्त तो बिल्कुल लगेगा। जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, हमें 2.5 साल लगे थे कश्मीर में पूरी तरीके से नॉर्मलसी लाने में, और खासकर उस वक्त भी आपको याद होगा 2021 में एक टारगेटेड किलिंग्स जो हैं, चाहे वो हिंदुओं की हो, बहुत सारे मुसलमानों की भी हुई जो माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे, और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जो भी ट्रक ड्राइवर थे, बहुत लोगों की ऐसे हत्या की गई निर्ममता से। तो पाकिस्तान की रणनीति तो यही रहती है कि किसी तरीके से ये नॉर्मलसी, टूरिज़्म और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या डेवलपमेंट है, उसमें जो है पूरी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। तो इसमें समय तो ज़रूर लगेगा। आज के आंकड़े ये हैं कि 90% जो टूरिस्ट की बुकिंग्स हैं, होटल्स की, कार्स की और फ्लाइट्स की, वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं। तो अभी भी कुछ में जज्बा है कि वो जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान में कि अभी कुछ टाइम में अगर आप प्रिकॉशन लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में आप ज़रूर जाएं। मैं खुद अपने परिवार के साथ पिछले साल पहलगाम गया था, तो बहुत ही अब लोग मेरे को जो है ये मानेंगे नहीं, लेकिन ओवरऑल ये सेफ जगह है। मेरी टीम से एक सवाल अमनदीप ने पूछा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो कनाडा चले गए हैं, ऐसी खबरें हैं, और बिलावल भुट्टो का भी अब जो है कनाडा जाने का परिवार के साथ प्लान है। इस पर कोई अपडेट? माना कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे समर्थक इंक्लूडिंग खालिस्तानी कनाडा में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आसिम मुनीर भी कनाडा चले जाएं। आसिम मुनीर बिल्कुल पाकिस्तान में हैं। वो तो उनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हो जाएगी कि आसिम मुनीर अगर वहाँ चले गए। तो आसिम मुनीर वहाँ हैं, लेकिन जो मैं कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि आसिम मुनीर का जो परिवार है वो लंदन चला गया है, और उनको ये डर सता रहा है क्योंकि ये सिविलियंस को मारा गया है पहलगाम में। तो ऐसा तो नहीं ये जो अननोन गनमैन घूमता है पाकिस्तान में, वो अचानक से पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर लीडर हैं उनके परिवार को अटैक करे। तो ये उनको डर सता रहा है, इसलिए बहुत सारे सीनियर जो पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी हैं, उन्होंने अपने परिवार को लंदन, अमेरिका, दुबई, अलग अलग जगहों पे भेज दिया है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, परमाणु हथियारों की जो धमकी पाकिस्तान की तरफ से आई है, गीदड़ भभकी कह के हमने भी उसको सोशल मीडिया पर चलाया है, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? मतलब आप क्या ये जताना चाह रहे हैं भारत? ये पैनिक दिखाता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा पैनिक है, और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो क्या रिएक्शन देगी, वो कहाँ अटैक करेगी, क्या करेगी। तो ये एकदम हाई पिच पे धमकियाँ देना इसी को दिखाता है कि अंदर से वो डरे हुए हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मास रेजिग्नेशंस हुए हैं पाकिस्तान आर्मी में, और लोगों का मोराल जो है बहुत ही नीचे है। तो जो पाकिस्तान आर्मी है उनको पता है 99 में जब कारगिल हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, जब करारी शिकस्त उनको मिली, उसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी के जो मार्टियर्स थे, जो उनके शहीद थे, उनकी बॉडीज़ भी उन्होंने वापस नहीं ली। और 2 दशक के बाद बहुत सारे ऐसे परिवार वहाँ पर मुहिम चलाते रहे, और उन परिवारों ने, ये बीबीसी की खबर है, उन परिवारों ने हिंदुस्तान की सरकार को भी जो है पत्र लिखे, और पाकिस्तान के थ्रू नहीं, खुद थर्ड कंट्री से, और उनको वो बॉडीज़ वापस की गई। आप देखिए, परिवारों को बॉडीज़ वापस की गई क्योंकि हिंदुस्तान अपने शहीदों को कद्र देता है, उनको सम्मान देता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, आप देखिए ना कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे जाते हैं। क्या आप आईएसपीआर का कोई स्टेटमेंट देखते हैं? आप कोई फोटोग्राफ देखते हैं? आप कोई ऐसी सेरेमनी देखते हैं जो पाकिस्तान में हो? नहीं। जो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पर एक सम्मान दिया जाता है, और सम्मान की बात ये नहीं है कि आप सिर्फ परिवार को पैसे दे दें। उनकी जो है नेशनल वॉर मेमोरियल में उनका नाम लिखा जाता है, उनको एक लास्ट सैल्यूट दिया जाता है। एडीजीपीआई का एक एक्स पे हैंडल है जहाँ पर उनका तस्वीर और उनको बाकायदा
जो है पूरा नेशनल ऑनर दिया जाता है, बट पाकिस्तान में ये है नहीं। अगर 50 पाकिस्तान के फौजी बलूचिस्तान में एक बॉम्बिंग में मर गए, कराची में सुसाइड बॉम्बिंग में मर गए, उनको कोई टस से मस नहीं होते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का एक ही एजेंडा है कि जो टॉप में उनके लीडर हैं वो पैसे कैसे कमाएं, उनके पास ज़मीन कैसे बदले, वो दुबई में, अमेरिका में, कतर में कैसे जो हैं एक बड़े बड़े जो हैं बंगलो बनाएं, ये उनकी ये है। वो लोगों को आगे नहीं ले जाना चाहते, और तभी ये अटैक भी हुआ है। जो आसिम मुनीर हैं वो अलग थलग पड़ गए थे, उनके जो है सरकार और हर चीज़ कंट्रोल में नहीं थी, तो इसलिए उनने अटैक किया ताकि पाकिस्तान में भी जो है जोश वो आए हिंदुस्तान के खिलाफ, और जो पूरा बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, या इमरान खान का इशू है, इससे डाइवर्ट होके लोग सिर्फ कश्मीर की बात करने लगे। तो भारत सरकार तैयारी कर रही है, जब जवाब देना होगा वो देगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो दर्शकों के लिए सोशल मीडिया के इस माहौल में जब ये खबरें चल रही हैं कि दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हैं, हालात बिल्कुल तनाव में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार को पता है कब क्या कदम उठाना है। कोशिश यही रहेगी कि इसी तरीके से हम आपको आसान भाषा में इतने बड़े मुद्दों पर जो है वो जानकारी पहुंचाते रहें। TV9 के सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो कीजिए तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।